पश्चिम बंगाल राशन घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 10,000 करोड़ रुपए का है राशन घोटाला। ईडी सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने है। 2,000 करोड़ रुपए शेल कंपनीज के जरिए दुबई भेजे गए हैं, यह पता चला है। शंकर आद्या की शेल कंपनी के जरिए ये पैसे दुबई भेजे गए हैं। ईडी सूत्रों के हवाले से राशन घोटाले को लेकर बड़ी खबर। ईडी सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल का राशन घोटाला करीब 10,000 करोड़ रुपए का है और करीब 2,000 करोड़ रुपए शेल कंपनी के जरिए दुबई भेजे गए। जो काला धन दुबई भेजा गया वो टीएमसी नेता शंकर आद्या की शेल कंपनी के जरिए भेजा गया। जांच के दौरान ईडी को 90 फॉरेन एक्सचेंज फर्म का पता चला है जो टीएमसी नेता शंकर आद्या से जुड़ी हुई थी। इन्हीं फर्म के जरिए 2,000 करोड़ रुपया बाहर भेजा गया। ये सभी फर्म बॉर्डर इलाके के पदों पर रजिस्टर हैं। इस बीच बंगाल के राज्यपाल ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। आरोपी नेता ने अपने ऑडियो संदेश में कहा कि ईडी और सीबीआई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वहीं बीजेपी नेता अमित मालविया ने ममता सरकार पर शेख शाहजहां को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता सरकार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। बंगाल में संघीय ढांचा समाप्त हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक नहीं होकर के वो डिक्टेटर की भूमिका में है। और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बंगाल के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले बयानों के बाद बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए हैं। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि डेमोक्रेसी को मारने का काम तृणमूल कांग्रेस कर रही है और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ गठबंधन डेमोक्रेसी बचाने के लिए। अधीर रंजन चौधरी के बयानों की आड़ में बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इंडिया गठबंधन में विपक्षी एकता पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी का मतलब है तालिबानी मानसिकता और कल्चर। ये मैं नहीं कह रहा, अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता लोकसभा में, सबसे बड़े नेता पश्चिम बंगाल में, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए बंगाल में। दरअसल बंगाल में ईडी की टीम पर हमले के बाद से ही पश्चिम बंगाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी बंगाल की कानून व्यवस्था पर खुलकर सवाल उठाते हुए सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। ये सत्तारूढ़ पार्टी पीछे से इनको शक्ति देते हैं, ताकत देती है, इसलिए ये बंगाल में काका बाबू, खोका बाबू, शाहजहां, नूरजहां की कभी कहीं कमी नहीं है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख को ईडी सीबीआई के दांत तोड़ देने वाले बयान पर अधीर रंजन ने कहा है ममता सरकार की शह पर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं और केंद्र सरकार जानबूझकर ममता सरकार के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं ले रही है। बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव के लिए पीएम का बड़ा प्लान। चुनाव ऐलान से पहले पीएम का राज्यवार दौरा। 7 फरवरी से पहले अधिकतर राज्यों में पीएम का दौरा होने वाला है। बड़े राज्यों में पीएम के कम से कम 2 दौरे प्रस्तावित हैं। कुछ बड़े राज्यों में पीएम 3 दौरे भी कर सकते हैं। तो जनवरी के दूसरे हफ्ते में 3 राज्य जाएंगे पीएम मोदी। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार के दौरे पर रहेंगे पीएम। 8 जनवरी को गुजरात दौरे पर पीएम मोदी। 12 जनवरी को पीएम का महाराष्ट्र दौरा होगा और 13 जनवरी को बिहार के बेतिया जाएंगे पीएम। तो बिहार में रोड शो भी करने वाले हैं पीएम मोदी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। आमोद, राज्यवार दौरा करने वाले हैं पीएम और 3 राज्यों का एक साथ दौरा होगा जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार शामिल है। जाहिर है चुनाव को देखते हुए अब एक बहुत बड़ी तैयारी पीएम की ओर से भी देखने को मिल रही है जहां लोगों के बीच जाएंगे वो। बिल्कुल, देखिए अंजलि, प्रधानमंत्री का जो दौरा है ये सिर्फ 3 राज्यों तक नहीं है बल्कि पूरे देश में होना है और देश के हर एक राज्य, छोटे राज्यों में कम से कम 1 दौरा और बड़े राज्यों में 2 से 3 दौरा प्रधानमंत्री का होना है और ये चुनाव के ऐलान से पहले होना है। यानी प्रधानमंत्री का जो दौरा शुरू हुआ दक्षिण भारत से, वो उसके पहले राजस्थान में हुआ और अब गुजरात जा रहे हैं, उसके बाद महाराष्ट्र जा रहे हैं, महाराष्ट्र के बाद बिहार, झारखंड जाएंगे। तो इस तरह से क्रमवार ढंग से उनका दौरा, चुनावी दौरा नहीं कह सकते इसको, लेकिन चुनाव पूर्व तैयारियों का दौरा जरूर कह सकते हैं। और तमाम सरकारी जो योजनाएं हैं उनका कहीं न कहीं शिलान्यास होना है या कहीं न कहीं उनका फाउंडेशन होना, सेरेमनी होना है। तो इन सब सेरेमनी के बीच प्रधानमंत्री देश की जनता के बीच जो 5 सालों में उन्होंने काम किया है उसका हिसाब देने भी, अभी विकसित भारत यात्रा चल ही रहा है तो उसका एक फीडबैक मैकेनिज्म भी प्रधानमंत्री ने डेवलप किया है और इस दौरे के दौरान वो लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और रोड शो होगा, सभाएं होंगी और साथ ही
शिलान्यास और उद्घाटन भी होगा। तो इस तरह से प्रधानमंत्री अगले महीने के पहले हफ्ते तक देश के लगभग सभी राज्यों का दौरा 1 से 2 बार आमोद, जरूर बहुत ही करेंगे। महत्वपूर्ण होगा ये दौरा। महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार जब पहुंचेंगे पीएम मोदी। बहुत शुक्रिया आपका पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। और आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान भी अरविंद केजरीवाल के साथ होंगे। भरूच में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली के बाद जेल में बंद आम आदमी पार्टी विधायक चैतर वसावा से मुलाकात भी करेंगे अरविंद केजरीवाल। सीएम अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब शराब घोटाला मामले में ईडी उन्हें 3 बार समन भेज चुका है। अरविंद केजरीवाल सीएम भगवंत मान के साथ थोड़ी देर में वडोदरा पहुंचेंगे। वडोदरा में केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। फिर वडोदरा से भरूच जाएंगे, जहां अरविंद केजरीवाल एक जनसभा को संबोधित करेंगे। रैली के बाद केजरीवाल जेल में बंद आप विधायक चैतर वसावा और उनकी पत्नी से मुलाकात करेंगे। दिल्ली से निकलने से पहले सीएम केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। केजरीवाल ने लिखा कि आम आदमी पार्टी के चैतर वसावा एक बेहद लोकप्रिय आदिवासी नेता हैं। उन्हें और उनकी पत्नी को बीजेपी की गुजरात सरकार ने एक फर्जी केस में कई दिनों से जेल में डाला हुआ है। आज मैं और भगवंत मान जी गुजरात जा रहे हैं, उनके इलाके में लोगों से मिलेंगे और कल हम उनसे जेल में मिलने जाएंगे। आप विधायक चैतर वसावा पर एक सरकारी कर्मचारी को पीटने का आरोप है। आरोप के मुताबिक चैतर वसावा ने वन विभाग के अधिकारी को घर बुलाकर पीटने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। एफआईआर दर्ज होने के बाद आप विधायक ने सरेंडर कर दिया। वसावा तभी से जेल में है। और मायावती ने अखिलेश यादव पर हमला साधा है। बीएसपी पर तंज करने से पहले खुद को भी देखें। मायावती ने कहा है बीजेपी और एसपी नेताओं के मेलजोल कौन भूल सकता है। ये भी मायावती ने तंज कसा। समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है। अखिलेश यादव के बयान से मायावती भड़की हुई हैं। इंडिया गठबंधन में बीएसपी के शामिल होने की खबरों पर अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव के बाद मायावती की गारंटी कौन लेगा, जिसके जवाब में मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि अपनी व अपनी सरकार की खासकर दलित विरोधी रही आदतें, नीतियों और कार्यशैली आदि से मजबूर सपा प्रमुख द्वारा बीएसपी पर अनर्गल तंज कसने से पहले उन्हें अपनी गिरेबान में भी झांक कर जरूर देख लेना चाहिए कि उनका दामन भाजपा को बढ़ाने और उनसे मेलजोल के मामले में कितना दागदार है। जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी साथ है। गठबंधन में किसको कहाँ लड़ने का मौका मिलेगा बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। एक बात तो साफ है, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। आपको बता दें कि कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि इंडिया गठबंधन के कुछ साथी बीएसपी के संपर्क में हैं। इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलने पर विवाद छिड़ गया है। राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का बयान, किसी के नाम से योजना का नाम शुरू करना गलत नहीं है। रसोई में राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहलोत सरकार की इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल दिया है। इंदिरा रसोई योजना का नाम अब श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना होगा। नाम बदलने को लेकर अब राजस्थान में सियासत शुरू हो गई। किसी व्यक्ति के नाम से रसोई का नामकरण करके, वो भी कांग्रेस की एक बड़ी नेत्री थी, उसके नाम से रसोई चला जाए तो रसोई में भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसलिए श्री अन्न नाम रखा है, उसमें कोई मोदी जी का नाम नहीं रखा, न अटल जी का नाम रखा। तो रसोई में भी राजनीति घुसे गरीबों की में, वो ठीक नहीं, उचित नहीं है। इसलिए उसका नाम श्री अन्न रखा गया, वो स्वागत योग्य है। इनका तो नाम बदलना धंधा है। ये इंदिरा आवास योजना था जो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस गरीबों के लिए बनाई थी, उस योजना को बदल दिया। मनरेगा को भी कहते थे ताबूत है, इसको बदल दिया। तो नाम बदल करके और अपनी ख्याति अर्जित करना और उसको अपने प्रगति और विकास की सूची में शामिल करना, ये उनकी फितरत में है। वो मूल रूप से कोई ऐसा परिवर्तन कर नहीं सकते, उनके पास कोई नीतियाँ नहीं है। और एक बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र के सोलापुर में मार्च के दौरान पत्थरबाजी हो गई। हिंदू जन आक्रोश मोर्चे के जुलूस पर पथराव हो गया। अज्ञात लोगों ने दुकानों पर पत्थर बरसाए हैं। पत्थर से कई दुकानों के शीशे तक टूट गए। मौके पर भारी पुलिस फोर्स इस वक्त तैनात की गई है।
महाराष्ट्र को एक बार फिर अशांत करने की कोशिश की जा रही है। सोलापुर में हिंदू जन आक्रोश मोर्चे के जुलूस पर पथराव किया गया और कांच की बोतलें फेंकी गई। कई दुकानों में तोड़फोड़ हुई। इसके बाद तनावपूर्ण हालात को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए। जानकारी के मुताबिक बीजेपी विधायक नितेश राणे और तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की मौजूदगी में वक्फ बोर्ड कानून को रद्द करने की मांग को लेकर सोलापुर में मार्च निकाला जा रहा था। छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से कन्ना चौक तक ये मार्च निकाला जा रहा था। जब ये मार्च मारुति इलाके में पहुंचा तो कुछ उपद्रवियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और पथराव किया, जिससे भगदड़ मच गई और काफी नुकसान हुआ। सूचना मिलने पर सोलापुर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और हालात पर काबू पाया। इलाके में हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन पूरी तरह शांत हैं। पुलिस ने धार्मिक विवाद पैदा करने के आरोप में 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सोलापुर में हिंसा के बाद ताजा हालात क्या है, इसका जायजा लिया TV9 संवाददाता सागर सुरेश ने। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में कल हिंदू जन आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया गया था। इसमें बीजेपी के एमएलए नितेश राणे और हैदराबाद के बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ठाकुर इन्होंने इस मोर्चा को लीड किया था। लेकिन कल जब छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से कन्ना चौक तक ये मोर्चा जो है निकाला गया था, इसके दरमियान कुछ मदला मारुति चौक के बीच में यहाँ पर पथरावबाजी का कुछ घटना जो सामने आई थी, उसके चलते आज 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के दौरान ये पथराव जो है वो किया गया था। इसमें सोलापुर के जोड़बावीपेट पुलिस स्टेशन में एफआईआर जो है दाखिल किया गया है। पुलिस के समय पर हस्तक्षेप करने की वजह से यहाँ पे जो तनावपूर्ण स्थिति थी वो अब नियंत्रण में आ गई है। पुलिस कमिश्नर यहाँ पर खुद आके गए हैं, यहाँ का जायजा लिया और पूरी तरह सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल दिख रही है। कैमरामैन विनोद के साथ सागर सुरो से TV9 भारतवर्ष, सोलापुर, महाराष्ट्र। और AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल का भड़काऊ बयान, 20 से 25 जनवरी तक घर से ना निकले मुसलमानों के साथ कुछ भी हो सकता है, ट्रेन में सफर ना करें मुसलमान, ये कहा है बदरुद्दीन अजमल ने। साथ ही उन्होंने बीजेपी को बताया है मुसलमानों का दुश्मन। इसके अलावा मौलाना तौकीर रजा ने भी विवादित बयान दिया है। तौकीर रजा ने मस्जिद छीनने का आरोप लगाया है। तौकीर रजा ने कोर्ट के फैसलों को भी बेईमानी कह दिया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार पूरा देश कर रहा है। 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए अयोध्या में तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी बीच AIUDF के अध्यक्ष भड़काऊ बयान देकर देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं। 20 तारीख तक अगर या 24-25 तारीख केहू से ट्रेन है कोई दिन तेरा पूरा पृथ्वी देख लाख और भारत वर्ष तक तो गाड़ी, बस, ट्रेन, स्पेशल ट्रेन सब এর জন্য বিজেপির প্ল্যান বহুত বড়, এটারে আমরা ফ্লাইট ফেল করতে লাগবো। इसी बीच मौलाना तौकीर रजा ने भी विवादित बयान दिया। तौकीर रजा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है। हमने बाबरी को सब्र किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मामले में हमारे इख्तियारात को माना और फिर बाबरी का फैसला आने के बाद जिन्होंने फैसला किया फिर उनको राज्यसभा पहुंचाने, इसका मतलब ये कि वो फैसला खरीदा गया। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं पूरे अयोध्या धाम के सौंदर्यीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने जा रहे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेजी से जारी है। इस बीच निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मैंने यहाँ पर जो मंदिर मार्ग है उसकी तैयारी, मंदिर मार्ग पर जो हमारे गेट लग रहे हैं जो सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं, जिनकी संख्या 4 है, उसको देखा। यहाँ की तैयारी है वह लगभग अब अपने अंतिम चरण पर है। जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पूरी अयोध्या राममय हो रही है। अयोध्या धाम के सौंदर्यीकरण का काम तेजी से चल रहा है। इस दौरान राम पथ पर नए बनाए गए बस स्टॉप्स को भी सजाया जा रहा है। सारे बस स्टॉप्स को राम और उनके जीवन में जुड़ी तस्वीरों के साथ खूबसूरती से सजाया जा रहा है।
जहाँ जहाँ न्यू बस स्टॉप बने हैं अयोध्या में, सारे बस स्टॉप पे लगाया जा रहा है, काफ़ी सुंदरता के लिए लगाया जा रहा है। आ गए हैं, अब राम आने के बाद और भी अयोध्या नगरी चमक जाएगी। और अब आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। भारतीय वायुसेना से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भारतीय वायुसेना ने अपने C-130 से सुपर हर्क्यूलिस विमान को रात के समय करगिल हवाई पट्टी पर उतारने में सफलता हासिल की है। इस दौरान वायुसेना के कमांडोज को भी सुपर हर्क्यूलिस विमान में बिठाकर करगिल भेजा गया था। ये कमांडोज की ट्रेनिंग का भी हिस्सा था कि कैसे आपात स्थिति में उनकी जल्द से जल्द मोर्चे पर तैनाती की जा सकती है। वायुसेना ने लैंडिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया। करगिल में सुपर हर्क्यूलिस विमान की लैंडिंग भारतीय वायुसेना के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। इस लैंडिंग से ये साफ हो गया कि जंग के समय में वायुसेना तेजी से अपने जवानों और सैन्य उपकरणों की तैनाती कर सकती है। भारतीय वायुसेना ने दुनिया को बता दिया कि मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम देने में वो सक्षम है। दुनिया ने ये भी देख लिया कि वायुसेना के पास जटिल इलाकों में लैंडिंग की काबिलियत है। अगर लड़ाई हुई तो जंग के साजो सामान को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। एयरफोर्स ने ये जो उपलब्धि हासिल की है वो सुपर हर्क्यूलिस विमान के पायलट, ATC और ग्राउंड फोर्स के बीच बेहतर तालमेल की वजह से मुमकिन हो पाई है। और उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। दिल्ली के स्कूलों में 5 दिनों के लिए छुट्टी बढ़ाने का आदेश दिया गया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने इस ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि दिल्ली में नर्सरी से 5वीं क्लास तक के सभी स्कूल अगले 5 दिनों तक बंद रहेंगे। ठंड बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया गया है। इससे पहले दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने 10 जनवरी तक स्कूल बंद रहने का सर्कुलर जारी किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया था, जिसकी वजह से दिल्ली में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर के सस्पेंस बना हुआ है। वहीं ठंड और शीतलहर की वजह से उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सर्दियों की छुट्टियों को बढ़ाने की घोषणा की गई है। राजधानी लखनऊ में 1ली से 8वीं कक्षा के सभी स्कूल अब 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। लखनऊ में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का समय बदल दिया गया है। अब सुबह 10 बजे से 3 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। इसके साथ ही स्कूलों में यूनिफॉर्म की बाध्यता भी खत्म हुई है। प्रयागराज और बुलंदशहर में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों की छुट्टी 10 जनवरी तक बढ़ाई गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 14 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे, तो गोरखपुर में 1ली से 12वीं क्लास तक के सभी स्कूल 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगह तो पारा फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच गया है। कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। डल झील में मोटी परत जम गई है। घाटी के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 0 से -4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। सर्द हवाओं ने माउंट आबू में सर्दी बढ़ा दी है। कड़ाके की ठंड से माउंट आबू जम गया है। माउंट आबू में इस सीजन में पहली बार -3 डिग्री तापमान पहुंच गया है। पारे की गिरावट से घरों, कारों की छत और बाहर रखे सामान पर बर्फ की पतली चादर दिख रही है। अलीगढ़ में सर्दी का सितम लगातार बढ़ रहा है। ठंडी हवाओं और कोहरे ने लोगों को घरों में कैद रहने के लिए मजबूर कर दिया है। अलीगढ़ में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव तापते नजर आए। आगरा में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है। शहर में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए 8वीं तक के स्कूलों को 10 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोहरे की वजह से सड़क पर गाड़ियां रेंगती दिख रही हैं। वाराणसी में घना कोहरा छाया हुआ है। साथ में कड़ाके की ठंडक भी पड़ रही है। घाट हो या सड़क, हर कोई अलाव की ओर भाग रहा है। और कड़ाके की ठंड के बीच संगम नगरी प्रयागराज में साइबेरियन पक्षियों का जमावड़ा लग गया है, जो सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। हर साल सर्दियों का मौसम शुरू होते ही 7 समंदर पार से साइबेरियन पक्षियों के समूह संगम तट पर पहुंच जाते हैं। हजारों विदेशी मेहमानों के आने से संगम की खूबसूरती में और भी निखार आ जाता है। संगम तट एक बार फिर से इन विदेशी मेहमानों से गुलजार नजर आ रहा है, जिससे संगम आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक जहां बेहद खुश नजर आ रहे हैं। यहाँ फरवरी तक रहते हैं। जो यहाँ टूरिस्ट आते हैं, इनको चारा खिलाते हैं और बहुत आकर्षित होते हैं उनके प्रति। और जो
इनको बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं। बहुत अच्छे होते हैं, मतलब शांति प्रवृत्ति की ये पक्षियाँ जो होती हैं शांति प्रवृत्ति की होती हैं, दाने डालने बहुत अच्छा लगता है। व्यवस्था यहाँ जो है तो बहुत अच्छी है। स्पेशली साइबेरिया से आए हुए हैं और ये बहुत ही मतलब प्यारे पक्षी होते हैं। इन्हें स्पेशली मतलब मानवों से लगाव रहता है, इसलिए इनको देखने आए हैं हम। ये पक्षी 4800 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके भारत आते हैं और मार्च के पहले हफ्ते तक संगम नगरी में रहते हैं। संगम के तट पर हजारों की तादाद में साइबेरियन पक्षियों के पहुंचने से न सिर्फ यहाँ की सुंदरता बढ़ती है, बल्कि पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं।